चैप्टर 4 का लास्ट क्लास सेक्शन नंबर 67 क्या बात करता है, कोई भी कंपनी पे रेस्ट्रिक्शन ऑन परचेज बाय कंपनी और गिविंग ऑफ लोन बाय इट्स परचेज फॉर ऑफ इट्स शेयर, अपना ही शेयर खरीद के कंपनी अपना ही शेयर जब पब्लिक से वापस ले रहा है, जब भी रिडक्शन हो रहा है शेयर कैपिटल में तो विदाउट कंसेंट नहीं होना चाहिए। जब भी कंपनी अपना शेयर कैपिटल को कम कर रहा है और कंपनी अगर किसी को लोन या गारंटी दे रहा है किसी के बिहाफ में, उसमें भी विदाउट कंसेंट नहीं होना चाहिए। तो नो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल शैल हैव अ पावर टू बाय इट्स ओन शेयर विदाउट कंसिक्वेंट रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। आपको शेयर होल्डर से कंसेंट तो लेना ही है और आपका शेयर कैपिटल भी रिड्यूस हो जाना चाहिए। एंड नो पब्लिक कंपनी शैल गिव एनी लोन, गारंटी और प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी और एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर परचेज और सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर ऑफ इट्स कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी। हम अपने ही कंपनी का शेयर खरीदने के लिए या अपनी होल्डिंग कंपनी का शेयर खरीदने के लिए लोन, गारंटी, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दे सकता। मतलब एक कंपनी जब भी अपने बाईबैक करेगा शेयर को, उसका शेयर कैपिटल रिड्यूस होना ही चाहिए। विदाउट रिड्यूसिंग शेयर कैपिटल अपना शेयर वापस नहीं ले सकते। और जब भी लोन, गारंटी या सिक्योरिटी या फाइनेंशियल असिस्टेंस दे अपने ही कंपनी के शेयर को खरीदने का या अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर को खरीदने का, तो ये हम नहीं कर सकते। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी ये नहीं कर सकता। नॉटविथस्टैंडिंग अंडर सेक्शन शैल अप्लाई टू ये रूल लेकिन किसके ऊपर अप्लाइड नहीं है सर? बैंकिंग कंपनी के ऊपर अप्लाइड नहीं है। या कोई कंपनी प्रोविजन बना रहा है फॉर मनी एज पर एनी स्कीम अप्रूव बाय कंपनी थ्रू एसआर, अगर ये एसआर पास करके फिर स्कीम अप्रूव कर रहा है कंपनी फॉर परचेज या सब्सक्रिप्शन ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर इन कंपनी ऑफ होल्डिंग कंपनी, तब ये अलाउड है। मतलब दो केस में ये नॉर्मली अलाउड हो रहा है। बैंकिंग कंपनी के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मनी लेंड करेगा ही ऑब्वियसली। अब उसी पैसे से कोई उसकी कंपनी का शेयर खरीदे तो वहाँ पे मना नहीं है। और कोई मनी या स्कीम कंपनी लॉन्च कर रहा है, कोई स्कीम कंपनी लॉन्च कर रहा है जो एसआर पास करके की है फॉर परचेज ऑफ इट्स फुल्ली पेड अप शेयर इन कंपनी और होल्डिंग कंपनी, अगर एसआर पास कर लिया है या फिर आप बैंकिंग कंपनी हो तब आप पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड थर्ड, लोन टू एम्प्लॉई फॉर परचेज ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी, आप एम्प्लॉय को लोन दे सकते हो लेकिन वो एम्प्लॉय डायरेक्टर या की मैनेजरियल पर्सन नहीं होना चाहिए। और कितना का लोन दे सकते हो? 6 महीने के सैलरी या वेजेस से ज्यादा का लोन नहीं दे सकते, ताकि वो आपका एम्प्लॉय आपका कंपनी का फुल्ली पेड अप शेयर या आपके होल्डिंग कंपनी का शेयर खरीद सके। तो सिंपल रूल क्या पड़े सर? एक कंपनी लोन, गारंटी या फाइनेंशियल असिस्टेंस पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं दे सकता नॉर्मली अपने ही कंपनी का शेयर खरीदने के लिए। लेकिन सर बैंकिंग कंपनी पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर कंपनी एसआर पास कर लिया है, कोई स्कीम अप्रूव करवा लिया है तो फिर रिस्ट्रिक्शन नहीं है और अपने एम्प्लॉय को दे सकता अदर देन डायरेक्टर या की मैनेजरियल पर्सन। लेकिन जब एम्प्लॉय या डायरेक्टर को देगा तो 6 महीने से सैलरी या वेजेस के वैल्यू के 6 महीने से ज़्यादा का लोन नहीं दे सकता। और इस बात का एक प्रॉपर डिस्क्लोजर देगा इन रिस्पेक्ट ऑफ वोटिंग राइट नॉट एक्सरसाइज डायरेक्टली बाय एम्प्लॉय। इसको एक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि शेयर होल्डर, एम्प्लॉइज जो शेयर होल्डर बने हैं वो वोटिंग राइट को एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे अगर ये स्कीम से उनको शेयर मिल रहा है। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द राइट ऑफ अ कंपनी टू रिडीम एनी प्रेफरेंस शेयर इशू बाय इट। प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए ये रूल नहीं है, ये रूल केवल इक्विटी शेयर के लिए था। अगर कोई कंपनी इसको कॉन्ट्रावेंट करता है तो कंपनी के ऊपर 1 लाख से 25 लाख तक का फाइन एंड डायरेक्टर्स को 3 साल तक का जेल या 1 लाख से 25 लाख तक का फाइन। नेक्स्ट टॉपिक आता है सेक्शन 68, पावर ऑफ कंपनी टू परचेज इट्स ओन सिक्योरिटी यानी बाई बैक। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बाई बैक। तो बोला दिस सेक्शन टेक अबाउट परचेज ऑफ ओन शेयर or other specified securities including ESOP or securities notified by central government। तो कोई कंपनी का सिक्योरिटीज है जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है बाईबैक करो, ये ESOP का शेयर है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में दिया हुआ शेयर है जो कंपनी वापस ले रहा है, या फिर अपना नॉर्मल शेयर जो मार्केट से कंपनी बाईबैक करता है। अब बाईबैक के रूल क्या आते हैं? नंबर 1 रूल बोला बाईबैक का सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है? बाईबैक आउट ऑफ कहाँ से होगा? आपके पास फ्री रिजर्व होने चाहिए, आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में पैसा होना चाहिए
या फिर आप अदर नेचर का शेयर्स, या मतलब जैसे अगर इक्विटी बाईबैक कर रहे हो तो प्रेफरेंस शेयर, अदर सिक्योरिटीज यानी डिबेंचर्स, आप वो सब इशू करके भी पैसा अरेंज कर सकते हो। तो आइदर आपके पास इतना पैसा हो, मतलब फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, या फिर आप एनी अदर सिक्योरिटीज इशू करके भी पैसा अरेंज कर सकते हो। नो बाईबैक ऑफ अ काइंड ऑफ शेयर शैल बी मेड प्रोसीड ऑफ अर्लियर इशूड ऑफ द सेम काइंड। हम जिस नेचर का शेयर बाईबैक कर रहे हैं वही रीइशू नहीं कर सकते। मतलब अगर मेरा फेस वैल्यू 10 रुपए वाला इक्विटी शेयर बेचा हुआ है तो दोबारा हम 10 रुपए वाला फेस वैल्यू वाला इक्विटी शेयर इशू करके बाईबैक नहीं कर सकते। तो फिर फायदा क्या हुआ बाईबैक करने का, वो नहीं कर सकते। और कोई सिक्योरिटी या और कोई अदर शेयर्स है, जैसे इक्विटी बाईबैक कर रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर सकते हैं, सॉरी इक्विटी शेयर बाईबैक कर रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं या डिबेंचर इशू कर सकते हैं, वहां से पैसा अरेंज कर सकते हैं। बाईबैक का 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन है, 3। नंबर 1, बाईबैक को आर्टिकल में ऑथराइज होना पड़ेगा। नंबर 2, अगर आप 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व से ज्यादा का बाईबैक कर रहे हो, मान लो मेरी कंपनी का पेड अप कैपिटल अभी 20 लाख है और फ्री रिजर्व है 5 लाख, तो मेरे पास 25 लाख है ये पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। हम उसका अगर 10% से कम का बाईबैक कर रहे हैं, 8%, 7%, 9%, तब तो हमको शेयर होल्डर से अप्रूवल का जरूरत नहीं है, हमको एसआर पास करने का जरूरत नहीं है। आर्टिकल में तो परमिटेड ऑलवेज होना पड़ेगा। 10% से नीचे का बाईबैक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद कर सकते हैं बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके, लेकिन 10% ऑफ पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व से ज्यादा का अगर बाईबैक कर रहे हैं, पेड अप कौन सा कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर नहीं, तो पेड अप कैपिटल इक्विटी शेयर का प्लस फ्री रिजर्व, अगर 10% से ज्यादा का हम बाईबैक कर रहे हैं, मतलब हम 2.5 लाख से ज्यादा का बाईबैक कर रहे हैं मेरे एग्जांपल में, तो फिर हमको एसआर भी पास करना पड़ेगा। तो आर्टिकल में परमिशन होना चाहिए, 10% के ऊपर का बाईबैक है तो एसआर पास, और अगर 10% से कम का बाईबैक है तो फिर बोर्ड रेजोल्यूशन से काम हो जाएगा। 3rd इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, सर बाईबैक का जो वैल्यू है ना वो 3 कैलकुलेशन से डिटरमाइन होता है। नंबर 1, मेरा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो है हम उससे 25% का ज्यादा, 25% से ज्यादा का बाईबैक नहीं कर सकते। मतलब अगर मेरा 1 लाख शेयर बेचा हुआ तो हम 25,000 शेयर ही मैक्सिमम बाईबैक कर पाएंगे। नंबर 2 कंडीशन है पेड अप कैपिटल, पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स का 25% से ज्यादा का हम बाईबैक नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, मतलब 25% से नीचे होना पड़ेगा। मतलब इस एग्जांपल में मेरा पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व 2.5 लाख का, तो 2.5 लाख का 25% कितना होगा, 2.5 लाख का आधा होता है 1,25,000 और उसका भी आधा होता है 72,500, तो हम 72,500 रुपीज तक का बाईबैक कर पाएंगे। और 3rd कंडीशन होता है पोस्ट बाईबैक मेरा डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 को क्रॉस नहीं कर सकता। तो ये 3 इंपॉर्टेंट, इन तीनों में जो लोअर आए, इन तीनों में जो नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे, जो लोअर नंबर ऑफ शेयर आएगा हम उतना ही बाईबैक कर सकते हैं। तो पहला कंडीशन बाईबैक आर्टिकल में ऑथराइज होना चाहिए। नंबर 2, अगर 25% से ज्यादा का बाईबैक हो रहा है तो एसआर पास होना चाहिए। नंबर 3, मेरा बाईबैक का वैल्यू, मतलब कितने नंबर ऑफ शेयर को हम बाईबैक कर सकते हैं, सर इक्विटी शेयर का 25% से ज्यादा का नीचे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से 25% से ज्यादा का बाईबैक नहीं हो सकता। पेड अप प्लस फ्री रिजर्व, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 25% से ज्यादा का बाईबैक नहीं हो सकता, और बाईबैक के बाद मेरा डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 को क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये 3 कंडीशन मीट हमको करना ही पड़ेगा। अगला कंडीशन क्या है, सर बाईबैक फुल्ली पेड अप शेयर का ही हो सकता है। तो अगर आपका 10 रुपए वाला शेयर है जिसका 8 रुपए अब तक आप मंगवा चुके हो, 2 रुपया कॉल मनी बाकी है, तो वो 2 रुपया या तो मंगवा लो, उसको फुल्ली पेड अप कर लो, या फिर 8 रुपीज को ही फुल्ली पेड अप बना लो कि अब तुम बोलो तुम्हारे शेयर का फुल्ली पेड अप वैल्यू 8 रुपये, तब बाई बैक कर सकते हो। 2 तरीका है, या तो ये 2 रुपया कॉल अप मनी मंगवा लो, और अगर नहीं और कंपनी को लग रहा है ऑलरेडी तो पैसा बाई बैक तो कर रहा है, पैसा ही तो लौटाना है, तो फिर कैसे, अगर पैसा लौटाना ही है तो फिर क्या तो हम वापस 2 रुपया मंगवाएं और फिर पूरा 10 रुपया दें। तो कंपनी बोला एक काम करते हैं, हम शेयर का वैल्यू 8 रुपया कर लें।
अगर तुम्हारा शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी है तो फिर सेबी का भी नियम फॉलो कर लेना बाईबैक के हिसाब से। बाईबैक के लिए सेबी का भी जो रूल है वो भी फॉलो करना पड़ेगा। प्रोविजो बाईबैक शैल नॉट बी विद इन 1 ईयर रिकॉर्ड फ्रॉम डेट ऑफ क्लोजर ऑफ प्रोसीडिंग बाईबैक। पिछला बाईबैक अगर किए थे तो उसके 1 साल तक दोबारा फिर बाईबैक नहीं कर सकते, मतलब 2 बाईबैक के बीच में 1 साल का गैप होना चाहिए। The equity share of the notice of meeting with SR is proposed to be passed shall state। जब तुम नोटिस भेजोगे शेयर होल्डर को कि हम लोग बाईबैक के लिए मीटिंग करने वाले हैं, आइए और वोटिंग कीजिए, तो बाईबैक का सारा फैक्ट्स को डिस्क्लोज करेंगे, कितना रुपया में बाईबैक करेंगे, क्या प्रीमियम पे बाईबैक करेंगे, बाईबैक क्यों जरूरी है वो बताएंगे, कितना शेयर हम बाईबैक करने का प्लान कर रहे हैं वो बताएंगे, कितना रुपया हम टोटल पेमेंट करेंगे बाईबैक में वो बताएंगे, और कितना दिन में बाईबैक का प्रोसीडियर कंप्लीट हो जाएगा वो बताएंगे। सर कितना दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए? विद इन 1 ईयर। जिस दिन तुम्हारा एसआर या बीआर पास हुआ है, 10% से नीचे का बाईबैक है तो बीआर, 10% से ऊपर का बाईबैक है तो एसआर, जिस दिन ये पास हुआ उसके 1 साल के अंदर बाईबैक का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। सर बाईबैक का 3 तरीका है। मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को हम बोले कि आओ और प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अपना शेयर वापस दे दो, या फिर हम ओपन मार्केट में डीमेट अकाउंट खोले कंपनी का, और कंपनी जैसे मार्केट में पब्लिक शेयर खरीदता है वैसे ही कंपनी जो भी मार्केट का वैल्यू चल रहा है थोड़ा थोड़ा करके अपना शेयर खरीदना चालू कर दे, या फिर अपने एम्प्लॉइज को बोले कि तुमको शॉप या स्वीट इक्विटी के नाम पे जो हम शेयर दिए थे वो वापस दे दो। तो 3 तरीका है। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी को एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि ये बाईबैक के बाद हम इंसॉल्वेंट होने के कगार पे नहीं आएंगे, गारंटी देना पड़ेगा इस बात का। तो बिफोर मेकिंग बाईबैक कंपनी टू फाइल विथ आरओसी एंड सेबी, अगर लिस्टेड हो तो सेबी भरना, सिर्फ आरओसी, एक फॉर्म SH9 भरना पड़ेगा जिसपे हम ये डिक्लेरेशन देंगे कि आफ्टर बाईबैक हम इंसॉल्वेंट नहीं होंगे, हम सॉल्वेंट रहेंगे। इस पे 2 डायरेक्टर का साइन होगा, और अगर कंपनी में MD है तो एक MD का साइन होगा। एक एफिडेविट देना पड़ेगा हमको that board has been fully inquiry into affairs of the company and our opinion that capable of meeting all liability and will not be rendered as insolvent within 1 year from the date of declaration adopted by board of directors। जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिक्लेरेशन दिया वहां से 1 साल तक कंपनी इंसॉल्वेंट नहीं होगा, इस बात का फुल इंक्वायरी कर लिया है कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सारा लायबिलिटी को मीट कर पाएगा कंपनी। सर बाईबैक के बाद क्या होगा? अगर फिजिकली शेयर है तो 7 दिन में उसको डिस्ट्रॉय करोगे, और आजकल सर फिजिकल शेयर नहीं होता तो 7 दिन के अंदर अंदर उसको अपने पोर्टल से डिलीट करवा दो, मतलब ऑनलाइन उसको हटा लो। 7 दिन के अंदर अंदर ये प्रोसेस डन हो जाना चाहिए। Where a company completed a buyback cannot make further issue of share of same kind including allotment within 6 months। एक बार बाईबैक कर लिए तो सेम नेचर का शेयर दोबारा नेक्स्ट 6 मंथ तक इशू नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर तुम बोनस शेयर डिक्लेयर करके रखे हो वो दे सकते हो। तुम्हारा अगर कोई शेयर वारंट दिया हुआ था जब शेयर में कन्वर्ट होगा वो कर सकते हो। इस शॉप का पहले से अनाउंसमेंट करके रखे थे वो कर सकते हो। प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर को बाद में इक्विटी में कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर इशू किए थे और उसका डेट आ गया कन्वर्ट का। देखो कंपलसरी अगर कुछ है वो अलग बात हो गया, लेकिन नॉर्मली तुम नेक्स्ट 6 मंथ तक दोबारा उस सेम क्लास का शेयर इशू नहीं कर सकते। बाईबैक किए ही क्यों थे अगर दोबारा इशू करना है तो? कंपनी को एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा, SH10 में उसका फॉर्मेट दिया हुआ है, कितना शेयर बाईबैक, किस किस दिन कौन कौन अपना शेयर रिटर्न दिया कंपनी को, कितना शेयर बाईबैक हुआ, कितना रुपया पे किए, किस डेट को हुआ, फिजिकली डिस्ट्रॉय हुआ कि नहीं हुआ अब तक शेयर, और अदर कोई अगर डिटेल देना है तो उस रजिस्टर में मेंटेन्ड होना चाहिए। बाईबैक कंप्लीट होने के बाद आरओसी और सेबी को विद इन 30 डेज फॉर्म SH11 फाइल कर दो कि हमारा बाईबैक का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। और अगर कंपनी को फाइल करने में डिफॉल्ट किया तो कंपनी और डायरेक्टर 1 लाख से 3 लाख तक का फाइन खा जाएगा। ये था बाईबैक। सेक्शन 69 बोलता है ट्रांसफर ऑफ सर्टेन सम टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। हाँ, अगर कंपनी फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ये सब सिर्फ पैसे से बाईबैक कर रहा है, फ्रेश इशू से बाईबैक नहीं कर रहे। मान लो हम 25 लाख रुपया लौटा रहे हैं, उस 25 लाख में से 15 लाख तो हम फ्रेश इशू से कर रहे हैं, लेकिन बाकी 10 लाख हम अपना, ये फेस वैल्यू का बात कर रहे हैं, इसमें प्रीमियम का बात नहीं कर रहे हैं। हम 25 लाख रुपया फेस वैल्यू लौटा रहे हैं, 15 लाख हम फ्रेश इशू से अरेंज किए और 10 लाख हम फ्री रिजर्व
या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट वहाँ सबसे लिया है, इतना ये 10 लाख के लिए हमको एक CRR अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो जितना आउट ऑफ फ्रेश इशू है, फ्री रिजर्व है या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है, उतने नॉमिनल वैल्यू यानी फेस वैल्यू के लिए हमको CRR अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और ये बैलेंस शीट में अलग से डिस्क्लोज रहेगा। इस CRR को कहाँ यूज कर सकते हैं? बाद में बोनस वगैरह देने में यूज कर सकते हैं। एक कंसेप्ट क्लैरिटी चेक है, कंपनी डज बायबैक फ्रॉम प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ एनी अदर शेयर, हाउ मच अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू CRR? नन। सिंपल बात हम क्या बोला, आउट ऑफ फ्रेश इशू हम जो बायबैक कर रहे हैं उसके लिए हमको CRR नहीं बनाना, आउट ऑफ फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम हम बायबैक कर रहे हैं हमको उसके लिए CRR बनाना। ये बात ध्यान में रखना। अगर कंपनी पूरा 25 लाख फ्रेश इशू से करता तो नहीं बनाता CRR। अगर कंपनी पूरा 25 लाख ही आउट ऑफ फ्रेश इशू आउट ऑफ फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम करता तो उसको CRR बनाना पड़ता पूरा 25 लाख के। नेक्स्ट है सेक्शन 70, प्रोहिबिटेड फॉर बायबैक इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। कुछ ऐसा सेक्शन है जहाँ पे बायबैक अलाउड नहीं है। नो कंपनी शेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज थ्रू एनी सब्सिडियरी कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी। ये दोनों कंपनी को अगर तुम्हारा शेयर दिया हुआ है तुम वहाँ से बायबैक नहीं कर सकते। इफ अ डिफॉल्ट इज मेड बाय कंपनी, अगर कंपनी को रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स या इंटरेस्ट या डिवेंचर प्रेफरेंस शेयर का पैसा लौटाने में या डिविडेंड डिक्लेयर किया था डिविडेंड नहीं दे रहे, या कोई लोन लिया था लोन का इंटरेस्ट या लोन अमाउंट नहीं चुका पा रहा है, मतलब सर सीधा सीधी बात, कंपनी कोई भी टाइप का पेमेंट में डिफॉल्ट कर रहा है तो बायबैक नहीं कर सकती। ये कितना दिन तक रेस्ट्रिक्शन रहेगा सर? नेक्स्ट 3 साल तक। 3 साल पूरा होने के बाद फिर दोबारा बायबैक कर सकते हैं। अगर एक बार आप कोई भी इंटरेस्ट, डिविडेंड, रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर, बैंक लोन, ये सब चुकाने में अगर आप डिफॉल्टर हो रहे हो, स्टैट्यूटरी ड्यूज यहाँ पे लिखा नहीं है बट हम बता देते हैं, स्टैट्यूटरी ड्यूज यानी गवर्नमेंट का पैसा, ये सब देने में अगर आप डिफॉल्टर हो रहे हो तो सर जी आप बायबैक नहीं कर सकते नेक्स्ट 3 साल तक। 3 साल के बाद फिर कर पाओ। नो कंपनी शेल डायरेक्टली इनडायरेक्टली परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर और अदर स्पेसिफिक सिक्योरिटी इन केस सच कंपनी हैज नॉट कंप्लाइड विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 92, 123, 127 एंड 129। कुछ एक सेक्शंस है वहाँ पे रूल लिखा हुआ है, अगर वो कंप्लाई नहीं कर रहे हो, आप नंबर्स याद मत करो, वो रूल्स कंप्लाई नहीं कर रहे हो तो आप बायबैक नहीं कर सकते। तो ये था शेयर्स। इस चैप्टर में शेयर्स एंड सिक्योरिटीज था। तो अब आता है डिवेंचर्स। डिवेंचर क्या होता है सर? डिवेंचर एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है जो कंपनी एक एविडेंस की तरह देता है कि हम तुमसे डेब्ट लिए, मतलब उधार लिए, और तुम्हारे पास अपना कुछ एसेट को चार्ज रखे हैं या नहीं रखे। डिवेंचर जनरली सिक्योर्ड होता है, अनसिक्योर्ड डिवेंचर नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर है तो कोई बात नहीं, हो सकता है, अलाउड है। तो कंपनी अगर कोई डिवेंचर इशू किया है तो एक इंस्ट्रूमेंट है, वो एक डॉक्यूमेंट है जो ये बताता है, ये एविडेंस देता है कि हम इतना रुपया उधार लिए, कौन सा एसेट को गिरवी रखे या नहीं रखे, गिरवी दोनों बात बताते हैं। अब बताया कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट को डिवेंचर नहीं मानेंगे। एन इंस्ट्रूमेंट रेफर टू चैप्टर 3D ऑफ RBI एक्ट। ये जो RBI में जो तुम प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू करते हो, ये सब डिवेंचर नहीं। सच अदर इंस्ट्रूमेंट एज प्रेस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद RBI, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जिन RBI के साथ कंसल्ट करके जिन डॉक्यूमेंट्स को बोल दिया इनको डिवेंचर नहीं मानेंगे तो उनको डिवेंचर नहीं मान सकते। फिलहाल के लिए यही समझो, चेक, BR, प्रोमिसरी नोट, ये सब डिवेंचर नहीं। A company may issue debenture with an option to convert such debenture into shares either wholly or partly at the time of redemption। कंपनी ये डिवेंचर इशू करते वक्त यह प्रोविजन रख सकता है इजीली, सेक्शन 71 बोल रहा है कि आप इस डिवेंचर को बाद में शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कंपनी कन्वर्टेबल डिवेंचर भी इशू कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट सच इशू ऑफ सच कन्वर्टेबल डिवेंचर शैल बी अप्रूव्ड बाय इन SR पास इन जनरल मीटिंग। ऑब्वियस बात है, वो डिवेंचर बाद में शेयर्स बनेगा तो करंट शेयर होल्डर के बिना अप्रूवल के ये नहीं हो सकता, तो आपको SR पास करना पड़ेगा। नो कंपनी शैल इशू एनी डिवेंचर कैरिंग एनी वोटिंग राइट। डिवेंचर में कभी भी वोटिंग राइट नहीं हो सकता, वोटिंग राइट वाला डिवेंचर इशू नहीं कर सकता। सिक्योर्ड डिवेंचर्स में बी इशू बाय अ कंपनी सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। जब भी कंपनी कोई डिवेंचर इशू करेगा जिसके लिए कुछ सिक्योरिटी गिरवी रख रहा है, मतलब चार्ज क्रिएट कर रहा है,
कर सकता है, वहां पे पूरा टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हैं। रूल 18 बोलता है इश्यू ऑफ सिक्योर्ड डिवेंचर। तो पहला बात तो रिडम्पशन पीरियड मेंशन करना पड़ेगा। अरे ऑब्वियस बात है सर, अगर हम डिवेंचर सिक्योर्ड डिवेंचर इशू कर रहे हैं, वो भी रिडीमेबल वाला, तो हमको रिडम्पशन का पीरियड बताना पड़ेगा, जो कि 10 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। हाँ, कुछ केस है जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी वगैरह, वहां पे 30 साल तक का डिवेंचर इशू कर सकते हो। तो जनरल डिवेंचर का रिडीमेबल लाइफ होता है 10 साल, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इशू कर रहा है तो उसका लाइफ होता है 30 साल। तो कहीं बता दिया, कंपनी एंगेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज, इंफ्रा डेब्ट फंड बाई NBFC, या फिर कोई कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट RBI ये लोग परमिशन दिए, मतलब इन कंपनीज में 30 साल का डिवेंचर इशू हो सकता है। बाकी नॉर्मल कंपनी में 10 साल का डिवेंचर इशू करना। हाउ विल बी सिक्योर्ड, तुमको कुछ चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा कंपनी को डिवेंचर से। यहाँ पे इंडिया में जनरली सिक्योर डिवेंचर इशू होता है, इंडिया में सिक्योर डिवेंचर ही अलाउड है। तो कंपनी को एक चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा, एक डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा, और उसके फेवर में वो चार्ज करेगा ताकि वो उस पर नजर रख सके। और अगर वो डिवेंचर का वैल्यू सिक्योरिटी के वैल्यू से नीचे जाता है, सॉरी सिक्योरिटी का वैल्यू अगर डिवेंचर वैल्यू के नीचे जाता है, या कंपनी उस सिक्योरिटी के साथ कुछ करता है बेचना, तो ये बात डिवेंचर ट्रस्टी को पता चलेगा, वो डिवेंचर होल्डर को इन्फॉर्म करेगा। कंपनी और इट्स सब्सिडियरीज और इट्स होल्डिंग कंपनी और इट्स एसोसिएट कंपनी हैविंग वैल्यू विच इज सफिशिएंट फॉर ड्यू रिपेमेंट ऑफ द डिवेंचर एंड इंटरेस्ट देयरऑन। तो ये डिवेंचर ट्रस्टी कौन अपॉइंट करेगा, कंपनी अपॉइंट करेगा, या उसका सब्सिडियरी या होल्डिंग कंपनी या एसोसिएट कंपनी अपॉइंट करेगा। डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंटमेंट का रूल क्या होगा, कंपनी शैल अपॉइंट डिवेंचर ट्रस्टी बिफोर इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस और लेटर ऑफ ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर का लेटर ऑफ ऑफर या प्रोस्पेक्टस रिलीज करने के पहले डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट किया जाए, फिर डिवेंचर का ऑफर डॉक्यूमेंट या प्रोस्पेक्टस मार्केट में आएगा। एग्जीक्यूट ए डिवेंचर ट्रस्ट डीड, एक ट्रस्ट का डीड बनाएगा कंपनी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट देयर ऑन नॉट लेटर देन 60 डेज फ्रॉम अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर। जिस दिन डिवेंचर अलॉट कर देगा उस दिन से एक ट्रस्ट डीड भी बना देगा उसके 60 डेज के अंदर। तो डिवेंचर इशू करने के पहले, प्रोस्पेक्टस रिलीज करने के पहले डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करेगा, और डिवेंचर इशू करने के बाद 60 दिन के अंदर अंदर ट्रस्ट का डीड बना देगा। ये डिवेंचर ट्रस्टी नजर रखेगा कि तुम्हारे एसेट जो गिरवी रखे गए हैं उनका वैल्यू डिवेंचर वैल्यू से कम तो नहीं हो गया ना, या फिर कंपनी उनको बेच तो नहीं रहा है। एक DRR बनाना पड़ेगा, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जैसे CRR था वैसे यहाँ पर आउट ऑफ प्रॉफिट बनेगा। ये अमाउंट क्रेडिट टू DRR अकाउंट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। जब डिवेंचर इशू करोगे तभी DRR बना दोगे। नियर अबाउट 25% का DRR बनता है ऑफ डिवेंचर का फेस वैल्यू। 25% का DRR बना के तुमको वो रिजर्व में पैसा रख देना है। अब जब डिवेंचर रिडीम कर लो, पैसा लौटा लो, तब DRR को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर लेना। और अगर नहीं पैसा लौटा पाए तो ये DRR फंड यूज होगा वहां पे। तो अब DRR क्रिएशन का रूल पढ़ते हैं। तो क्रिएशन ऑफ DRR एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ सम रिडम्पशन डिवेंचर। अच्छा, दो काम करने, एक तो DRR बनाना ही है, एक DRI भी बनाना है, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट भी करना है। मतलब डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना और डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट भी करना है। सर ये DRI कितना होगा 10%, DRR कितना होगा 25%। तो ये दोनों काम तुमको करना है। तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंकिंग कंपनीज। अच्छा, किसको ये नहीं करना है DRR, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, बैंकिंग कंपनीज को नहीं बनाना, नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट DRR। कोई भी अनलिस्टेड कंपनी है अदर देन NBFC तो उसको DRR, यहाँ पे गलत बात बोल रहे हैं, 25% बनाना है, DRI बनाना है 10%। डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट, बोला ना ये पैसा को इन्वेस्ट करना है। तो कंपनी सेल रेज द डिवेंचर सेल ऑन और बिफोर 30 अप्रैल ऑफ ईच ईयर। हमको पता है हमको 5 साल बाद रिडीम करना है, तो जिस साल रिडीम करना है उसके पहले वाला 30 अप्रैल के पहले हमको पैसा इन्वेस्ट कर देना या डिपॉजिट कर देना। सम नॉट, सॉरी ये गलती हुआ, DRI होगा 15%, एक मिस्टेक हुआ, DRR होगा 25%, DRI होगा 15%। तो हमको 15% DRI में डाल देना। जिस साल रिडीम कर रहे हैं उसके ठीक पहले वाला 30 अप्रैल के अंदर।
एनी वन और मोर मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट, तुम इसके अलावा कहाँ इन्वेस्ट करोगे पैसा, तुम्हारा मन है। तुम शेड्यूल्ड बैंक में ये पैसा जमा कर सकते हो 15%, कोई गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का सिक्योरिटी है वहाँ डाल सकते हो, इंडियन ट्रस्ट एक्ट में कोई पैसा डाल सकते हो, कोई इंडियन ट्रस्ट एक्ट का कोई बॉन्ड वगैरह वो खरीद के रख सकते हो। मतलब पैसा सेफ्टी के लिए इन्वेस्ट करना है ताकि बाद में इंटरेस्ट के साथ कमाई आए तो पैसा लौटाने में हेल्प। मेन इसका परसेंटेज ही याद कर लो। प्रोवाइडेड द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड और डिपॉजिट शेल नॉट फॉल एट एनी टाइम बिलो 15%, वो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कभी भी 15% से कम नहीं होना चाहिए। यूज रिडम्पशन के पर्पज के लिए यूज होना चाहिए और कोई पर्पज के लिए यूज नहीं होना चाहिए। नो कंपनी shall issue a prospectus to the public or its member more than 500 for subscription of a debenture unless the company has appointed one or more debenture trustee। मतलब आप 500 लोगों से ज्यादा को डिबेंचर इशू नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आप एक से ज्यादा डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट किए। मतलब सीधा बात समझ में आता है सर, 500 मेंबर्स तक एक डिबेंचर ट्रस्टी, उससे ज्यादा मेंबर लोग को डिबेंचर इशू करना है तो 500 के ऊपर तो फिर दूसरा डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करो। कौन आदमी डिबेंचर ट्रस्टी बनने के लिए एलिजिबल है? द कंपनी शैल अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी आफ्टर कंप्लाइंग विद द फॉलोइंग कंडीशन। नेम ऑफ द डिबेंचर ट्रस्टी टू बी स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में उसका नाम दोगे, उससे एक रिटर्न कंसेंट ले लोगे कि वो डिबेंचर ट्रस्टी बनने को तैयार है। कौन डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता? कोई भी आदमी तुम्हारी कंपनी का शेयर लेके बैठा है वो डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता। कंपनी का प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपी या कोई अदर ऑफिसर या कंपनी का एम्प्लॉई है तो वो डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता। अगर इनमें से कोई भी कंपनी का शेयर होल्ड कर रहा है तो डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता। बेनिफिशियरी एंटाइटल्ड टू मनी टू बी पेड बाय द कंपनी अदर देन रेम्यूनरेशन एज डिबेंचर ट्रस्टी। ये डिबेंचर ट्रस्टी को जो भी अपॉइंट किया जाएगा उसको कंपनी पेमेंट करेगा। इसको रेम्यूनरेशन नहीं बोलेंगे, अदर कुछ बोलेंगे। इनडेप्टेड टू कैश और सब्सिडियरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। तुम्हारी सब्सिडियरी या होल्डिंग कंपनी में कोई कैश किसी का उधार बाकी है वो तुम्हारी कंपनी में डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता। तुम्हारा कंपनी किसी के बिहाफ में गारंटी देके बैठा है तो वो आदमी तुम्हारा डिबेंचर ट्रस्टी नहीं हो सकता। कंपनी का किसी के साथ पिक्यूलरी रिलेशनशिप है, मतलब वो 2% ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर या टोटल इनकम ऑफ 50 लाख और हायर अमाउंट टू बी पेड बाय प्रिस्क्राइब्ड इन प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर और करंट ईयर। अगर वो कंपनी में 2% से ज्यादा का ग्रॉस टर्नओवर वो कंपनी उससे होता है, मतलब कंपनी 2% से ज्यादा सेल उसको करता है, या कंपनी उससे 50 लाख से ज्यादा का इनकम कमा रहा है, इन दोनों में विचएवर इज हायर अमाउंट है पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में, तो वो आदमी को तुम अपना डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट नहीं कर सकते। कंपनी का डायरेक्टर या केएमपी का रिलेटिव है वो डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट नहीं हो सकता। बोर्ड टू फिल कैजुअल वैकेंसी ऑफिस ऑफ ट्रस्टी। अगर अचानक डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट किए थे वो रिजाइन कर जाए तो फिर बोर्ड कैजुअल वैकेंसी को फिल कर सकता है एक रिटन कंसेंट लेके मेजोरिटी ऑफ डिबेंचर होल्डर से। यहाँ डिबेंचर होल्डर से परमिशन चाहिए कंपनी को, पहले डिबेंचर होल्डर से परमिशन लो फिर कोई दूसरा आदमी को अपॉइंट करो। अगर तुम्हारा अपॉइंटेड डिबेंचर ट्रस्टी रिजाइन कर दिया, डिबेंचर ट्रस्टी को रिमूव भी कर सकते हो। अगर 3/4 ऑफ डिबेंचर होल्डर बोले कि ये वाला ट्रस्टी अब हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, ये बदमाशी कर रहा है, इसको हटाओ, हटा सकते हो। लेकिन 3/4 डिबेंचर होल्डर बोले तभी। अ डिबेंचर ट्रस्टी से टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर। तो पहले ज्ञान दिए थे, वो डिबेंचर होल्डर के हित को ध्यान में रख के काम करेगा। रूल 18 मीटिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर। सर डिबेंचर होल्डर को नॉर्मल मीटिंग में आने का परमिशन नहीं है, लेकिन डिबेंचर होल्डर लोग का अपना तो मीटिंग हो ही सकता है। तो अगर कंपनी चाहे तो डिबेंचर होल्डर का मीटिंग तो बुला ही सकता है। डिबेंचर होल्डर लोगों को भी अगर लगता है कि हम लोगों को एक मीटिंग चाहिए तो 1/10 ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स, मतलब 1/10 वैल्यू ऑफ डिबेंचर जो लोग होल्ड कर रहे हैं, लेट से हम होल्ड कर रहे हैं 8%, पवित्र होल्ड कर रहा है 1%, फौजिया होल्ड कर रही है 2%, हम तीनों का मिला के 11% हो रहे हैं, तो हम लोग कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एक डिबेंचर होल्डर का मीटिंग बुलाओ। उससे कम होल्डर वाले जाके नहीं बोल सकते। जब ये इवेंट हैपन होगा, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच कंस्टिट्यूट द ब्रीच ऑफ डिफॉल्ट, ऐसा कुछ भी कंपनी में हो रहा है जो डिबेंचर होल्डर के राइट्स को इम्पैक्ट कर रहा है, उनके इंटरेस्ट को इम्पैक्ट कर रहा है, तभी ये मीटिंग बुलाया जा सकता है। Any provision in trust deed which is affected by the exemption of debenture trustee will be liability for breach of trust in identifying। अगर ट्रस्ट का डीड बना है
और अब उस ट्रस्ट का डीड हम लोग कोई पॉइंट तोड़ रहे हैं तो माना जाएगा डिवेंचर होल्डर का लायबिलिटी को इम्पैक्ट किया जा रहा है, तो वो वॉइड माना जाएगा। तो ट्रस्ट डीड में जो लिखा है कंपनी उसके बियॉन्ड नहीं जा सकती। हाँ, अनलेस एंड अनटिल 3/4 डिवेंचर होल्डर अगर परमिशन दे दे तब अलग बात होगी, तब वो लोग डिवेंचर ट्रस्ट डीड में चेंजेस कर सकते हैं। कंपनी शेल पे इंटरेस्ट एंड रिडीम डिवेंचर एज पर टर्म्स एंड कंडीशन। अगर क्वार्टरली ब्याज देने का बात है तो क्वार्टरली दे, हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली दे, मंथली है तो ईयरली है तो ईयरली दे, और जब पैसा रिडीम करने का डेट बोला गया उस दिन रिडीम करे पैसा। वेयर एट एनी टाइम डिवेंचर ट्रस्टी कम्स टू कंक्लूजन दैट एसेट ऑफ द कंपनी इज इनसफिशिएंट, जब डिवेंचर ट्रस्टी को लगेगा कि कंपनी का एसेट इनसफिशिएंट हो रहा है, जो गिरवी रखा गया है वो इनसफिशिएंट हो रहा है पूरा लायबिलिटी को पे ऑफ करने में, वो तुरंत ट्राइब्यूनल में कोर्ट में एक पिटीशन डालेगा और डिवेंचर होल्डर्स को इन्फॉर्म कर देगा। ट्राइब्यूनल में आफ्टर हियरिंग इम्पोज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन फर्दर लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। हाँ, ट्राइब्यूनल सुनवाई करेगा, दोनों पार्टी को बोलने का मौका देगा और फिर वो डिसाइड करेगा कि कंपनी का फर्दर लायबिलिटी कैसे कवर अप होगा और कौन सा एसेट को गिरवी रखना पड़ेगा या इतना पैसा रिफंड करो अभी, ये सब ऑर्डर ट्राइब्यूनल पास करेगा। इफ कंपनी फेल टू रिडीम डिवेंचर ऑन डेट ऑफ मैच्योरिटी या फेल टू पे इंटरेस्ट व्हेन ड्यू, तो ट्राइब्यूनल एंड एन एप्लीकेशन ऑफ डिवेंचर होल्डर या डिवेंचर ट्रस्टी ऑर्डर टू रिडीम इट फॉरफिट विद पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट देयर। अगर कंपनी डिवेंचर के रिडम्पशन का डेट आ गया, रिडीम नहीं कर पा रहे, इंटरेस्ट के पेमेंट का डेट आ गया, इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहे, तो तुरंत डिवेंचर होल्डर या डिवेंचर ट्रस्टी अप्लाई करेंगे ट्राइब्यूनल को। दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ट्रस्टी भी कर सकता है, होल्डर खुद भी कर सकते हैं। तब कोर्ट ऑर्डर पास करेगा और उनका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का पेमेंट करवाएगा। A contract with company to take up any pay for any debenture of company may be imposed by a decree or a specific performance। वही बोला ना, कोर्ट ऑर्डर पास करेगा और बोलेगा पेमेंट करवाओ। कोर्ट डिक्री पास करता है, डिक्री मतलब ऑर्डर। लास्ट दो बातें, एज पर सेक्शन 181 कंपनी कैन ऑब्टेन एसआर इफ बोरोइंग एक्सीडिंग 100% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। तुम्हारा कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम तीनों वैल्यू जोड़ के, मान लो तीनों वैल्यू जोड़ के मेरा 50 लाख आ रहा है। अब अगर हम 50 लाख से ज्यादा का डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो हमको एक एसआर लेना पड़ेगा, मतलब मेरा 100% वैल्यू और पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम को पार कर रहे हैं अगर हम, तो हमको एसआर पास करना पड़ेगा। कंपनी टू फाइल रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इन फॉर्म PA3, जब भी डिवेंचर अलॉट करेगा एक आरओसी को इन्फॉर्म करेगा 30 डेज के अंदर PA3 फॉर्म भरेगा। ये था ये चैप्टर।